था, यह हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं सोचा था कि हम इस शहर के अंदर अपनी क़यादत को खड़े कर पाएंगे। जब भी हमें ज़रूरत होती तो कांग्रेस की तरफ देखना पड़ता, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती तो हमें राष्ट्रवादी की तरफ देखना पड़ता। शिवसेना के चंद्रकांत खैरे 15 साल एमपी रहे, लेकिन कभी उन्होंने औरंगाबाद के किसी मुद्दे को पार्लियामेंट में नहीं उठाया। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े बैठे हैं, या हम खड़े हैं जहां स्टेज लगा है, यहां से लेकर कोल्ठनवाड़ी का ये पूरा रोड, ये बनाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जाता है, बिलखुसूस नासिर सिद्दीकी साहब को जाता है। आज मजलिस ने जो उम्मीदवार आपके दरमियान उतारा है वो बाकिरदार उम्मीदवार है, वो बेदार उम्मीदवार है, वो जानता है कि आपकी मसाइल क्या है, वो जानता है कि आपकी मुश्किलात क्या है, वो जानता है कि किस मुद्दे को किस तरीके से उठाया जाए। इसीलिए हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नासिर सिद्दीकी साहब का इंतखाब किया, सिर्फ इसलिए इंतखाब किया कि वही एक शख्स है जो मुंबई असेंबली पहुंचकर आपके मुद्दों को उठा सकता है, वही एक शख्स है नीतीश राणे को जो जवाब दे सकता है, जिसने कहा था कि वह हमें मस्जिदों से निकाल कर मारेगा। यही एक शख्स है और इम्तियाज जलील है कि जिन्हें औरंगाबाद से मैदान में उतारा गया। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, बड़ी दर्दमंदाना अपील लेकर आपके दरमियान हम आए हैं। हम चाहते हैं कि इस शहर के अंदर आज से 10 साल पहले जो हमने अपनी क़यादत खड़े की थी, वो क़यादत बढ़ती रहे और लोग नेता बनते रहे और मुसलमान किसी और कौम की तरफ, मुसलमान किसी और सियासी पार्टी की तरफ मुंतजर ना रहे। मैं हर्सुल वासियों का हमेशा इसलिए शुक्रगुजार हूं कि जब भी मजलिस ने आवाज दी आपने लब्बैक कहा। आप चाहे 2014 का मामला हो या 2015 के इलेक्शंस हो या 2019 के इलेक्शंस हो, आपने हर वक्त मजलिस का साथ दिया। हम यही दरखास्त लेकर आपके दरमियान आए हैं कि अपने इत्तेहाद को कायम रखिए। आपके दरमियान बहुत सारे लोग आएंगे, अभी कई ऐसे लोग आएंगे जो आपके वोटों को खरीदने की कोशिश करेंगे, आपके वोटों को जाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यकीन जानिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपके वोट ऐन इलेक्शन से पहले एक रात 1000 रुपए में या 500 रुपए में खरीदने की कोशिश की जाएंगी। खुदा के लिए अपने आप को मत बेचिए। अगर वो 1000 रुपए में अपने आप को आपने बेच दिया तो कल आपके मासूम बच्चे आपसे पूछेंगे कि अब्बू बताओ, जब इस शहर के अंदर जुल्म सितम हो रहा था, जब मुनाफिक आवाज उठा रहे थे, जब मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बन रही थी, तब तुमने क्या किया? तो कम से कम अपने आप में जवाब देने के लिए जगह रखिए कि बेटा उस वक्त हमने हक का साथ दिया था, हमने मजलिस के हक में वोट किया था, हमने हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रखकर कि क्या वजह है कि मेरा और आपका कायद, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना नवाजा है कि वो 7 नस्लों तक बैठ के खा सकता है। भाई जरा स्टेज पे से कोई चीखे ना, यहां से अपने इशारों से बात करे, मुखर्रिर को बात करने में बहुत परेशानी होती है। जरा सोचिए कि क्या वजह असदुद्दीन ओवैसी साहब गली गली घूम रहे हैं। क्या जरूरत आ पड़ी है कि वो हर्सुल की गलियों में घूमे? क्या जरूरत है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो घूम रहे हैं? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके अपने कारोबार नहीं है? वो चाहते तो अपनी जिंदगी में खुश रहते, लेकिन यकीन जानिए वो क्यों घूम रहे हैं, अपने आप से पूछिए। क्या हम घूमते हैं? क्या हम किसी को दावत देते हैं? क्या हम किसी को एक इत्तेहाद की दावत देते हैं? नहीं। वो शख्स इसलिए दे रहा है मेरे दोस्तों, वो चाहता है कि जैसे दूसरी कौमों के बच्चे तरक्की कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी तरक्की करें। वो चाहता है कि जैसे दूसरी कौमों को मौके मिल रहे हैं, तुमको भी मौके मिले। आप क्या समझ रहे हैं कि 20 नवंबर को आप वोट डालेंगे तो आप नासिर साहब को वोट डालेंगे? बिल्कुल नहीं। आप नासिर साहब को वोट नहीं डालेंगे। आप उस आवाज को वोट डालेंगे जो आवाज आपके लिए लोकसभा में उठती है। आप उस आवाज को वोट डालेंगे जिस आवाज ने, जिन हाथों ने ट्रिपल तलाक का बिल फाड़ कर मोदी के मुंह पर फेंक दिया था। आप उस आवाज को वोट देंगे जो आवाज आपके लिए हर न्यूज चैनल के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाज के खिलाफ आवाज उठाता है। तो याद रखिए, आपका वोट जाए नहीं जाना चाहिए। मेरी आपसे दर्दमंदाना दरखास्त है, और यह भी यह बात याद रखिए कि सिर्फ नारों से ये बात नहीं चलेगी, ये जलसों में हजारों की तादाद में आ जाने से बात नहीं बनेगी। हम जमहूरियत के निजाम में जिंदगी गुजारते हैं। यहां आपकी बात उसी वक्त सुनी जाती है जब आपके सरों की तादाद होती है। मेरी आपसे यही दरखास्त है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने ही दलाल आपके दरमियान आ जाए, अपने वोट को तकसीम मत होने देना। इत्तेहाद के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना।
इसलिए कि आने वाली नस्लों को हमारे इस शहर के अंदर सर उठाकर जीना है, और यही सर उठा के जीने का फन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे सिखाया है। वही सबक वो आपको दे रहा है। यही सबक और यही जुनून के तहत वो हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमता है। वो इसीलिए घूमता है कि तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि तुम अपना हक मांगो, और अगर हक ना मिले तो हक छीन के हासिल करने की आदत डालो। हम यही दरखास्त लेकर आपके दरमियान आए हैं कि नासिर सिद्दीकी साहब, ये एक ऐसा मेरा भाई है जो एक बाकिरदार है, जिसे हमने पिछले 5 सालों में देखा कि 24 घंटों में से जब भी आवाज दे तब यह हाजिर हो जाया करता था। और लीडर वही होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो जाए। और आखिरी बात कहूंगा, आपको लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया, मजलिस फूट रही है, मजलिस को लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनसे कहना कि मजलिस को चाहे कोई छोड़कर चले जाए, मजलिस एक मिशन का नाम है, मजलिस एक तहरीक का नाम है, मजलिस इन दीवानों का नाम है, इन दीवानों के इत्तेहाद का नाम है। न वो कभी टूटेंगी, न वो कभी झुकेंगी, और न ही कभी दुश्मनाने इस्लाम को सर उठाने का मौका देंगी। नासिर सिद्दीकी साहब को आपको जिताना इसलिए भी जरूरी है मेरे भाइयों कि इस वक्त औरंगाबाद के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे तनवानी ने एमआईएम के खौफ में आकर अपना टिकट वापस कर दिया। क्यों? जब वो मुत्तहद हो सकते हैं तो क्या आप मुत्तहद नहीं हो सकते? क्योंकि आपका अल्लाह एक है, आपका रसूल एक है, आपका कुरान एक है, तो फिर आप क्यों बिखरे हुए हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी मुत्तहद हो जाए, आप भी सीसा पिराई हुई दीवार की तरह हो जाए। आप भी ये सबक दे कि जब हम मुत्तहद होते हैं तो हम अपनी लीडरशिप को खड़े करना जानते हैं। देंगे या नहीं देंगे? हाथ उठा के बताइए मेरे भाइयों, हाथ उठाइए। नासिर सिद्दीकी साहब को फेवर करेंगे या नहीं करेंगे? आपका वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाने वाला है। याद रखिए, आप उस शख्स को जाने वाला है जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। तो ये मेरी अखलाकी, ये मेरी मिल्ली, ये मेरी सियासी और समाजी जिम्मेदारी है कि आप उनको ताकत फराहम करें। बस इन्हीं कुछ अल्फाज के साथ आपके दरमियान दरखास्त लेकर आया था कि अपने वोट को जाए मत करना। अब मेरी तकरीर के बाद मैं और हैदराबाद से तशरीफ लाए हमारे मंजूर अहमद खान साहब को दावत देता हूं कि वो आए और हमारी रहनुमाई करें। पीछे तकरीबन 1000 के करीब चेयर्स खाली है। ये साउंड सिस्टम वालों से कहना चाहूंगा कि थोड़ा साउंड को बढ़ाएं। पीछे ये मेरे भाइयों आपसे दरखास्त है कि पीछे जाकर बैठे। 1000 के करीब चेयर्स खाली पड़ी है। तो मंजूर अहमद खान साहब हमारे लिए हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। जोरदार तालियों से मंजूर साहब का इस्तकबाल करें। इन्हें महसूस होना चाहिए कि औरंगाबाद का ये मुसलमान मजलिस के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शाहनशीन पर तशरीफ फरमा हल्का असेंबली औरंगाबाद सेंट्रल के मजलिसी उम्मीदवार नासिरुद्दीन सिद्दीकी साहब, जनाब तैयब पटेल साहब, शफीक पटेल साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, ज़मीर खादरी साहब, मेरे हैदराबाद से आए मजलिसी रुफ़क़ा, भाइयों, बुज़ुर्गों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माओ और बहनों, अभी मुझे पटेल साहब ने बताया कि हरसूल एक ऐसा मुकाम है जो गुज़िश्ता 10 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक ऐसा खिला है कि जहाँ के वोट लोग गिन लेते हैं कि यहाँ पर इतने वोट फिक्स। उन्होंने मजीद कहा कि चाहे पटेल बरादरी हो, चाहे पठान बरादरी हो या शेख बरादरी हो, सब मिलजुल कर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का न सिर्फ हरसूल से बल्कि हर बिरादरी से एक रिश्ता है। वो रिश्ता आप मुझे नारों की गूंज में बताएंगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या।
हजरात, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मेरे भाई, 10 साल कबल हम इत्तेहाद का पैगाम लेकर आपके दरमियान आए थे और आपने इस कदर मोहब्बतों, चाहतों, इनायतों और वोट से नवाजा कि हैदराबाद के बाद आज औरंगाबाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। आप जानते हैं, आपके असेंबली हलके से आपके अघाड़ी का एक उम्मीदवार ये कहकर मैदान से भागता है कि मेरे लड़ने से मुझे डर है 14 रिपीट होगा और मजलिस जीत जाएगी। यही कहा था ना? तनवानी ने क्या कहा था? तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, तनवानी ने क्या कहा था कि मुझे डर है, मैं ठहरा तो मजलिस जीत जाएगी। इतना डर होना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इतना डर होना चाहिए। किस वजह से? मजलिस की सियासत सत्ता के लिए नहीं है, इख्तिदार के लिए नहीं है, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने के लिए नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी खिदमत के लिए, आपके मसाइल के हल के लिए, शायर इस्लाम की हिफाजत के लिए और पर्सनल लॉस में मदाखलत को रोकने के लिए सियासत करती है। मेरे भाई, आज ये लोग आपके इत्तेहाद को क्यों तोड़ना चाहते हैं और आप असेंबली में, विधानसभा में आपकी नुमाइंदगी क्यों जरूरी है, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। आपने देखा होगा 2019 तक, 2014 से 19 तक महाराष्ट्र असेंबली में आपके एक शेर इम्तियाज जलील की ललकार हुकूमत को बेचैन रखती थी। 5 साल कबल हमारी काहली की वजह से हमने यह सीट का नुकसान किया और आपने देखा कि 5 साल में असर यह है कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हमको काटने की कोशिश कर रहे हैं, गंदगी में पलने वाले कुत्ते भौंक रहे हैं, ये राने बाने शाने मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या बात है? आपको सोचने की जरूरत है कि आपका इत्तेहाद, आपके इत्तेहाद की थोड़ी सी गफलत ने, पोलिंग परसेंटेज में थोड़ी सी कमी ने आपकी आवाज को महाराष्ट्र विधानसभा में जाने से रोका। मेरे भाई, इस मर्तबे बहुत अच्छा मौका है। इस मर्तबे आपके रियासत महाराष्ट्र के लिए एक तारीखी मौका है। आप देख रहे हैं, आप बाशऊर लोग हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में यह हाल है कि जितनी बड़ी जमातें यूटी के नाम पर लड़ाई लड़ रही है, सब एक दूसरे को गिराने में लगी है। शिंदे चाहते हैं बीजेपी कमजोर हो, बीजेपी चाहती है शिंदे खत्म हो, ठाकरे चाहते हैं पवार कमजोर हो और पवार चाहते हैं कांग्रेस कमजोर हो। इन हालात में आपके 10-12 सीट अगर महाराष्ट्र असेंबली में चले जाएं तो आपको बादशाहगढ़ का मौक़िफ़ हासिल हो सकता है। न सिर्फ ये, बल्कि आप महाराष्ट्र में आइंदा बनने वाली हुकूमत की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। मेरे भाई, अक्सर मुकामात पे लोग पूछते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद में क्या किया। मैं आपको बताता चलूं, औरंगाबाद में 52 दरवाजे हैं, 52 गेट है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब मौका मिला आपके शहर में, जहां पानी की मुसलसल किल्लत हुआ करती थी, 52 पानी की टाकी इम्तियाज जलील साहब ने मंजूर करवाई, मुख्यमंत्री का घेरा करके आपके लिए यह मंजूरी हासिल की। मेरे भाई,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी मताए अजीज है, कमजोर मुसलमानों की आवाज है। बेखसूर जो मजलूम जानवर के नाम पर जिनको जानवरों की तरह पीट पीट कर कत्ल किया जाता रहा, क्या कसूर है, क्या वजह है कि हिंदू जुनूनियों ने आपको हमको एक तरने वाला समझ लिया है? इसका जवाब आप अपने वोट के जरिए दे सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि नासिर सिद्दीकी साहब के हक में बड़ी ही कसरत के साथ अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, सारे मुखालिफिन को, सारे हासिदीन को अपने हसद में जिंदा रहने दीजिए। 1 लाख से ज्यादा वोट अगर आपके पड़ेंगे तो सारी साजिशें खत्म होकर रह जाएगी। चंद गुजारिशात के साथ अपनी जगह लूंगा। 20 नवंबर को आपको वोट डालना है। वोट डालने से कब दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत में, हिम्मत में आपके वोट से मजीद इजाफा करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो। इसके बाद मैं हमारी हैदराबाद से बहन आई है सैयदा फलक, इनको दावत देता हूं कि मुख्तसरन अपनी बात को खत्म करें 5 मिनट के अंदर। सैयदा फलक। भाई ये जितने साइड में लोग खड़े हैं ना, इनसे पीछे गुजारिश है, एक मिनट चेयर्स खाली है। पीछे जो है तो वो स्क्रीन भी लगाया गया है, आप देखिए, आप समझेंगे कि वहां से नजर नहीं आएगा। वो स्क्रीन भी वहां पर लगाया गया है, आपके बैठने के लिए चेयर्स रखी गई है। आपसे दरखास्त है कि वो चेयर्स पर जाकर बैठे, ताकि जब असद साहब आए तो उनको ये लगे कि हरसुलवासी पूरी पीछे तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक आए। और वहां स्क्रीन भी लगाया गया है। प्लीज आपसे दरखास्त है कि बाज़ाब्ता आप चेयर्स पे बैठे। असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे 1 घंटा खिताब करने वाले हैं, तो मेरी यही दरखास्त है आप सुकून से बैठकर सुने, ताकि आपको बात समझ में भी आए। आप कब तक खड़े रहेंगे? मैं हमारी बहन फलकनाज से दरखास्त करता हूं कि वो अपने 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करे। हमारी बहन दरबार से तशरीफ लाई है, जोरदार तालियों से उसका इस्तकबाल करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, समीर साजिद साहब, सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद भाइयों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज इतना ना करे हमको सताने वाले, दौरे फलक और भी है आने वाले। जो लोग इस मुल्क से हमको मिटाने की बात करते हैं, सुनो, हम ना तहरीक छोड़ेंगे, ना कुरान छोड़ेंगे, ना इस मिट्टी को छोड़ेंगे, ना ये पहचान छोड़ेंगे। कर लो जितनी कोशिशें तुमको करना है हमको मिटाने की, ना हम इस्लाम छोड़ेंगे, ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसी सरजमीन पर मुकीम रहेंगे। ये मुल्क हर मजहब के लोगों का है। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। और जो लोग बटोगे तो कटोगे के नारे लगाकर इस देश को बांट रहे हैं और गाय के नाम पर मुसलमानों को काट भी रहे हैं, ये याद रखो, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी से पहले वो लोग अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, उनको माफीनामा के खत लिख के देते थे। अरे मुल्क किसी की जागीर नहीं है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है। लेकिन आज अगर इसी मुल्क में हमारे मुसलमानों के साथ हक तलफी हो रही है, अगर हमको इस मुल्क से मिटाने की बात हो रही है, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि मुल्क की आज़ादी से लेके अब तक मुसलमानों को सियासी शऊर नहीं मिला। खुदा ना समझो इस बात को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क भर के मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत दे रही है। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब मुल्क भर के मुसलमानों को जगाने निकले हैं, आप लोगों को अहवानों तक पहुंचाने निकले हैं। अरे जिस बेबाक अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, क्या उसी बेबाक अंदाज में हमारी नुमाइंदगी राहुल गांधी कर सकते हैं? क्या उसी बेबाक अंदाज में हमारी नुमाइंदगी वो पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार या प्रकाश अंबेडकर करेंगे? बताओ, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी जमात है
जिसने गुस्ताख रसूल के खिलाफ एक एहतजाज रैली निकालकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। बताओ गयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कायद है जिसने पार्लियामेंट में जालिमों के बीच ठहर कर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया? बताओ गयूर मुसलमानों, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कायद है जिसने पार्लियामेंट में गाजा फलस्तीन के लोगों की हक इंसाफ की बात की, जिसने पार्लियामेंट में जालिमों के बीच ठहर कर जय फलस्तीन का नारा लगाया? उठो मुसलमानों उठो। अब इस मुल्क में ना कोई आसमान से उतर के आने वाला है, ना कोई जमीन से निकल के आने वाला है। इस मुल्क में हमको हमारे फैसले हमारे कुव्वत इत्तेहाद के ऊपर एक सियासी क़ियादत बनाकर खुद करना होगा। उठो सोए हुए शेरों, जला दी थी तुमने कश्तियां 19 के साहिल पर, आज उसी तारीख दोहराने का वक्त आया है। वो कोई लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे अमरावती से एक मैडम आए थे हैदराबाद, नवनीत कौर, बहुत बोल के गए बड़े छोटे छोटे बड़े, फिर शुरू हो गए। मेरी घड़ी में 15 सेकंड है कहते, अम्मा 10 साल से आपका ही वक्त है, क्या कर लिए 10 साल में? ले लो ना 15 सेकंड की, 15 साल ले लो, बहुत बोल रहे 15 सेकंड। आओ आओ, आए तो मालूम होता है 1 सेकंड में फूके तो उड़ जाते। बात आ गई क्यों कर रहे, आके दिखाओ, या हम आ जाते बोले तो। बहरहाल याद रखिए, 20 तारीख के दिन मुत्तहिद होकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करिए। नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करिए। 20 तारीख के दिन औरंगाबाद में सिर्फ पतंग पतंग पतंग। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इसके बाद मैं एक ऐसे शख्स को दावत देने जा रहा हूं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पिछले 10 सालों से एक सिपाही की हैसियत से मैदान में काम करता रहा, और वो खुद भी, आपको बता दूं कि वो खुद भी एमएलए के उम्मीदवार के लिए ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मजलिस की हर आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले मेरे नौजवान कायद, नौजवान दोस्त, मेरे भाई का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि इसने मजलिस के सदर के फैसले के सामने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया। मेरी मुराद समीर साजिद बिल्डर से है कि समीर साजिद बिल्डर स्टेज पे तशरीफ लाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सेंटर हल्के के उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब हैदराबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे कॉरपोरेटर जनाब सलीम बेग साहब, हैदराबाद के तमाम और ज़िम्मेदारान और हरसुल इलाके के मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको ये बता दूं कि हम लोग पिछले 10 साल से लगातार जमात के लिए काम कर रहे हैं, खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। आपके हरसुल इलाके के अंदर लगातार जमात को मजबूत करने के लिए हम लोग कोशिशें करते रहे, चाहे वो हरसुल का इलाका हो, चाहे बेड़ी बाग का हो, चाहे सैयदा कॉलोनी का हो, जहांगीर कॉलोनी का हो, पुलिस कॉलोनी का हो या अंबर हिल का हो। जब जब जमात को आप लोगों ने आवाज़ दी तो जमात के ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात के ऊपर लब्बैक कहकर हम लोग आपके बीच में मौजूद रहे। चाहे वो आपके रोडों का मामला हो, चाहे ड्रेनेज की लाइन का मामला हो या स्ट्रीट लाइट का मामला हो, जब जब हरसुल के इलाके को क़यादत की ज़रूरत पड़ी तो मजलिस के ऐसे होनहार सिपाही अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जमात के बीच में मौजूद रहे। ये हमारा अज़हर पटेल है जो हरसुल से ताल्लुक़ रखता है, और हरसुल के अंदर हमेशा ये नौजवान ने खिदमतों को अंजाम दिया, कोशिशें करते रहे। चाहे तैयब पटेल साहब रहो या हमारे चेयरमैन साहब रहो, तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आपके बीच में मौजूद रहे। इम्तियाज़ जलील साहब को हरसुल के इस इलाके से ख़ास तौर पर मोहब्बत है कि पिछले 10 साल में जब वो एमएलए थे
तब भी सबसे ज़्यादा निधि अगर इम्तियाज़ भाई ने कहीं खर्च करे तो वो हरसुल के इलाके में किए। जब इम्तियाज़ भाई MP बने तो तब भी सबसे ज़्यादा निधि कहीं खर्च की गई तो हरसुल के इलाके में की गई। 2.5 से 3 करोड़ के निधि से हरसुल के इलाके में इम्तियाज़ जलील साहब ने रोडें बनाई, जिसका नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के कोई भी प्लॉट्स हो, जो प्लॉट 10 साल पहले 1000 रुपये के रेट में कोई नहीं खरीदता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की क़यादत का ये नतीजा है कि 3000 रुपये से भी आज हमको हरसुल के इलाके में प्लॉट नहीं मिलता। ये जमात की क़यादत है। मैं अपने बारे में आपसे बता रहा था कि पिछले 10 साल से लगातार हम लोग जमात वेलकम सॉन्ग लगाएं, अंजाम दे रहे हैं। वेलकम सॉन्ग लगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। सामने की रोक। तकबीर। मैं समीर साजिद साहब से कहूंगा कि अपनी बात कंटिन्यू करें। अपनी अपनी जगह पर आप लोग बैठ जाएं। हमें असद साहब को तफसील से सुनना है। खामोशी इख्तियार रखें प्लीज। हरसुल के नौजवानों, असद साहब ने आपकी बात को सुना नहीं। एक बार फिर से मेरे साथ कहो, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ये बस करे, इसको बुझा दे, एलर्जी होती है सर साहब को। प्लीज रोक दे उसको, प्लीज उसको। अगर बुझा सकते हैं, रोक सकते हैं तो रोके, रोक दे, बुझा दे प्लीज। चलिए चलिए, उसको पीछे बढ़ा, उधर बढ़ा दो आगे। जैसा कि आप जानते कि हम लोग पिछले 10 साल से लगातार जमात की खिदमत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मैं 2017 से लेकर 2021 तक जमात का शहर अध्यक्ष रहा। आप लोग पीछे जाए प्लीज। से लेकर 2024 तक मैं जिला अध्यक्ष रहा। हम लोगों ने जमात के लिए बहुत कुर्बानियां दी, बहुत कोशिशें किए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि चलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नौजवानों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने जमात के लिए बहुत कोशिशें की है, बहुत जुस्तजू की, ईमानदारी से जमात के लिए काम करते रहे। मैंने भी इम्तियाज़ जलील साहब से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया था। मैंने भी मांग की थी कि मुझको भी इस बार मौका दिया जाए, मगर जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया, असद साहब का यह हुक्म आया कि इस बार भी मैं मौका नासिर सिद्दीकी साहब को दे रहा हूँ, तो समीर साजिद बिल्डर साहब ने असद साहब को जो जवाब दिया वो जवाब ये था, लब्बैक सदर साहब। मैं इस बात को इसलिए बार बार दोहराता हूँ कि एक बात आप सबको याद रखने की ज़रूरत है कि चेहरे बदलते रहेंगे। आज समीर साजिद है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, मगर जमात रहनी चाहिए। और जमात तब रहेगी जब हम हमारे सदर की बात के ऊपर लब्बैक कहेंगे और हमारे सदर के हर फैसले के ऊपर जो है तो बिना कोई सवाल किए अगर हम लोग जमात के लिए काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद शहर के लिए हम और अच्छे से खिदमतों का अंजाम देते रहेंगे। मैं हरसुल के तमाम मेरे दोस्तों से, बुजुर्गों से
घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों से यही गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 नवंबर को नासिर सिद्दीकी साहब के हक में, जमात के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिएगा और नासिर सिद्दीकी साहब को कामयाब करिएगा। बता हरसूल के नौजवानों, नासिर सिद्दीकी साहब को कामयाब करेंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के जवाब दो। आने वाली 20 तारीख को नासिर सिद्दीकी साहब को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, एक शेर कह के अपनी जगह ले लूंगा। मैं जानता हूं आप सब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाए कोई राह से, इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाए कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। सदर साहब, आपको एक बात कह के अपनी जगह ले लूँगा। जब आपका ट्वीट आया नासिर सिद्दीकी साहब के हक़ में तो मैं कुछ नाराज़ था। 2 दिन मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से बात नहीं की। 2 दिन के अंदर शहर के जितने भी मुखालिफ मजलिस है, तमाम मुखालिफ मजलिस ने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बात की और कहा आइए समीर भाई हम सब मिलकर इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ काम करते हैं, जमात के खिलाफ काम करते हैं। मैंने मुस्कुराकर उनको जवाब दिया, मार्केट में कुत्ते बिकते हैं, बिल्ली बिकते हैं, शेर का बच्चा मार्केट में नहीं मिलता। समीर साजिद बिल्डर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सिपाही है और इंशाअल्लाह मेरी हयात तक जमात का सिपाही बनकर रहूंगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये है जज्बा मजलिस में काम करने वाले सिपाहियों का। अब मैं हमारे दलित भाई जो कई सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हैं और हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, मैं प्रभाकर पारदे साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो मुख्तसरन अपनी बात रखे और ज़ोरदार तालियों से हमारे प्रभाकर पारदे साहब का इस्तकबाल करें। बहुत दूर से हमारे लिए तशरीफ लाए हैं, मुख्तसरन अपनी बात रखें। साथियों, मैं बाबा साहब का बेटा हूं, असद साहब का सिपाही हूं, आप सब लोगों का मैं छोटा भाई हूं, इसलिए मैं आपको जय भीम और जय भीम सलाम पेश करता हूं। मैं जब रास्ते से आ रहा था गाड़ी में तो मैंने फेसबुक पर एक वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार का भाषण सुना जो कल शायद तुम्हारे हरसुल में दिया हो। भाषण में वो कह रहे थे कि अमित भुजबल को मिले हुए 27 कुछ हजार वोट मेरे साथ में है और आप मुझे वोट दो, मैं चुन के आ रहा हूं। तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा दलित समाज जो है लिखा पढ़ा है, वो बाबा साहब के राजनीति को समझता है। बाबा साहब की राजनीति आजकल क्या चल रही है वो भी जानता है। इसलिए जो 27,000 थे उसमें से 500-600 ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलते। आज महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा साहब के राजनीति ने दलितों का वजूद खत्म कर दिया। जब से एमआईएम के साथ उनका अलायंस था तब कोई बात कुछ और थी, लेकिन आज वो बात नहीं रही। दिन ब दिन लोगों का उनके ऊपर का जो विश्वास है वो कम होते जा रहा है और ज्यादातर विश्वास, सबसे ज्यादा अगर हमारे दलित भाई अगर किस पे विश्वास रखते हैं तो उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। और उसकी वजह भी है कि संविधान के बारे में संसद में आवाज उठाने वाला अगर कोई शख्स है तो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और वो क्यों है कि मेरा बाप था बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी बैरिस्टर थे और हमारा नेता भी बैरिस्टर है। एक बैरिस्टर की बात दूसरा बैरिस्टर बखूबी समझता है।
और उनके बताए हुए रास्ते पर भारत के राजनीति में एक अलग राजनीति जो बाबा साहब के दिमाग में थी, जो बाबा साहब चाहते थे, वही मूवमेंट अगर कोई चला रहा है पूरे देश में तो वो मजलिस चला रही है। और साथियों, हम लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हर समय में कोई ना कोई आता है, हर समय में हमारे खिदमत के लिए कोई ना कोई अल्लाह जरूर भेज देता है। वैसे आज साहब है तो हम सब लोगों ने साहब के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों ने एक बार गलती की थी। हमारे लोगों ने गलती क्या की थी कि डॉक्टर बाबा साहब को जीते जी चुन के नहीं आने दिया। महाराष्ट्र में 2 बार बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हारे थे, और बाबा साहब मर जाने के बाद में गांव-गांव उनके पुतले बैठने लगे, घर घर में उनके फोटो लगने लगी, उनकी पूजा होने लगी। कोई मतलब नहीं। आज जीते जी अगर हम साहब के साथ अगर नहीं रहेंगे फिर आने वाले समय में हमारा कोई वाली नहीं होगा। इसलिए मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक जगह आकर के, एक साथ आकर के आने वाले 20 तारीख को पतंग निशानी पर वोट देना है। क्योंकि जिन आमदार को हमने 15 साल से झेल रहे हैं, उन्होंने कुछ यहां पर काम नहीं किया। अगर कुछ काम किए होते तो हमारे जैसे पार्टी को चुनाव में आने की जरूरत नहीं होती। 15 साल में कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि पाप का पेट एक दिन फटेगा जरूर। पाप का पेट एक दिन फटेगा जरूर, और हक गरीबों का एक दिन बटेगा जरूर। बड़ी नापाक होती है कुत्तों से दोस्ती, बड़ी नापाक होती है कुत्तों से दोस्ती। साला काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है। ऐसे लोगों से 20 तारीख तक हम लोगों को सावधान रहना है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम। थैंक यू सर। अब मैं हमारे आपके अर्दिल अजीज उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूं कि नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जनाब नासिर सिद्दीकी साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं असेंबली के, इस वक्त स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे और आपके कायदे मोहतरम बैरिस्टर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तमाम ही मुअज़्ज़ज़ीन, सामने बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, घरों में बैठकर सुनने वाली पसे पश्त मेरी बुज़ुर्गों, मायों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आप जानते हैं कि ये एक चुनावी जलसा है जो आपके बीच में आज बड़ी देर के बाद आप लोगों की डिमांड पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपकी ख्वाहिश पर यहाँ पर मदऊ किया गया है। मैं आप तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 से जब से शहर में आई है, हरसुल जो इलाका है, हम जहाँ पर आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सबसे पछड़ा हुआ इलाका है। और आज भी इस इलाके की हालत तमाम लोगों को मालूम है। लेकिन जब से मजलिस के एमएलए इम्तियाज जलील साहब रहे और एमपी उन्होंने रहे, तो लगभग 2 करोड़ रुपए के उन्होंने अपने इख्तियारी फंड से यहाँ पर काम करवाए। तो आज कुछ ना कुछ काम हरसुल के अंदर हुआ। और आपने देखा होगा कि कोल्टनवाड़ी का रोड, जो यहाँ का बीजेपी का पड़ोस का जो हमारा एक कारपोरेटर था, वो उस वक्त डिप्टी मेयर हुआ करता था, और उसने ये जब कोल्टनवाड़ी का जो रोड जब प्लान हो रहा था, तो महानगर पालिका में उसके खेतों के अंदर से वो रोड लेकर गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सुबह को जब कमिश्नर साहब की यहाँ पर विजिट करवाई, यहाँ के बहुत सारे जिम्मेदार मेरे साथ मौजूद थे, और मैंने कमिश्नर साहब से ये बात कही कि साहब, ये खेत के अंदर से रोड इसलिए लेके जाया जा रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी को वैल्यू आए, लेकिन आप ये जो हरसुल के लोग हैं, इनकी परेशानी को थोड़े चलकर आगे देखिए कि ये लोग किस तरह से अपने अपने घरों तक पहुंचते हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि उन कमिश्नर साहब ने वहाँ पर हालत देखने के बाद फौरन अपने जो है तो डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया
कि ये रोड जो राइट से जा रहा है, खेतों के अंदर से जा रहा है, इसको कैंसिल करके जो है तो इसको सीधा ले जाकर कोल्टनवाड़ी तक जोड़ा जाए। तो ये नुमाइंदगी होती है। और मैं आप तमाम को बताता हूं, हरसुल के पहले ही बहुत सारे मसाइल है, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मसला हमारे सरों के ऊपर और एक लार के डाल दिया गया है। वो जो कचरे का डिपो है, जिसकी वजह से सारे हरसुल के नहीं, आसपास के पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। मैं समझता हूं कि यकीनन वो बहुत बड़ी परेशानी है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही, आपका भाई, और इंशाअल्लाह ताला मैं आप तमाम को ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा और मुझे आपने यहाँ से चुनकर दिया, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि इस बदबू को कैसा ख़त्म किया जाए। हम इसके लिए सबसे बड़ी नुमाइंदगी करेंगे। अगर ये बदबू को यहाँ के कारपोरेशन ने ख़त्म नहीं किया, तो मैं आप तमाम को वादा करता हूँ कि हम ये हरसुल के कचरे डिपो को ही ख़त्म करके रख देंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाकों के तरक्याती कामों के आगे बढ़ाने के सिलसिले को जारी रखने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ सर चुनकर आना ज़रूरी होगा, क्योंकि पिछले 10 साल आप लोगों ने जो मोहब्बतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजा है, मैं आप तमाम लोगों का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने पिछले इलेक्शन में भी मुझे लगभग 70,000 के करीब वोट दिए। और उसी का नतीजा है कि आज मैं पिछले 5 साल पहले जो इलेक्शन हारा था, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि मेरे कायदे मोहतरम का दूसरे ही दिन मुझे फ़ोन आया था कि कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं घर पर हूँ। कहा कि 70,000 लोगों ने आपको वोट दिया, आप घर में नहीं बैठ सकते, आपको बाहर निकलना होगा और लोगों के लिए खिदमत करना होगा। खुदा की कसम उस दिन का दिन है और आज का दिन है, जब से लेकर नासिर सिद्दीकी कभी घर में नहीं बैठा, आप लोगों के बीच में हर जगह हर वक्त जब जहां से मुझे आवाज़ दी गई, मैं आप लोगों के बीच में रहा। मैं आप लोगों के बीच में यही कहने आया हूं कि मेरी नीयत यही है कि अल्लाह ने मुझे अगर उस मकाम तक पहुंचाया, तो मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का एक दिन मांग रहा हूं और मैं अपने 5 साल आप लोगों की वक्फ करने का वादा करता हूं। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक दिन 20 तारीख का दिन आप मुझे दीजिए। आने वाले 5 साल मैं अपनी जमात के सदर के सामने कह रहा हूं कि दिन और रात आपकी खिदमत के लिए एक करके इंशाअल्लाह आपके मसाइल के लिए लड़ता रहूंगा, जद्दोजहद करता रहूंगा। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप देख रहे होंगे कि सियासी हालात क्या हो रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। यहाँ के एमएलए साहब एक मर्तबा चुनकर आ जाते हैं, उसके बाद 5 साल आपको कभी नजर नहीं आते। उनका एक ही है कि फंड लेकर आते हैं, उनका लड़का काम करता है और वो उधर का उधर ही होते हैं, कभी आपके मसले मसाइल में नहीं रहेंगे। वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसने शागन का फसाद हुआ और वहाँ पर तमाम दुकानें जला दी गई, मेरे कायदे मोहतरम ने अपने ज़ाती खर्च से तमाम दुकानों को वापस तैयार करके उसमें जो तो सारा सामान भर के उनके कारोबार को चालू कराया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम है। आपने देखा होगा किराड़पुरे के अंदर मजलिस की नुमाइंदगी, अगर किराड़पुरे के अंदर मजलिस के हमारे जिम्मेदार महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब ने अपनी जान पर खेलकर जो है तो शहर नहीं बल्कि पूरे मुल्क को एक आग में झोंकने से बचाया। मैं आप तमाम लोगों को यही गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को अपना एक कीमती वोट जो है तो मजलिस का निशान जो पतंग है और मेरा बटन नंबर 12 है, तो आप इसको भरपूर तायद करके आप मुझे एक मरतबा मुझे असेंबली भेजने का मौका दें। मैं आप तमाम लोगों से वादा करता हूं कि आने वाले 5 साल जो है तो मैं आपकी खिदमत के लिए एक कर दूंगा। मैं जानता हूं कि आप सदर मोहतरम को सुनने के लिए बेताब हैं, बेचैन है। मैं आप लोगों के और सदर साहब के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहते हुए इजाज़त चाहता हूं और आप लोगों से इजाज़त चाहकर यही अपील करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देके भारी अक्सरियत से, चाहे इधर का उम्मीदवार हो या चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो, जिन के जहां पे ताल्लुकात हो, दोस्त अहबाब हो, फ़ोन करके वहां पर ये बात को पहुंचाए कि आप दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करें। क्योंकि आपके बीच में ऐसे उम्मीदवार जो 10 साल से कभी नजर नहीं आ रहे थे, जिनका कोई जनाधार नहीं है, और आज वो बड़ी बातें कर रहे हैं कि पिछले टाइम हमने कुर्बानी दी थी। यही मजलिस है जिन्होंने 2014 में जिनको टिकट दिया था, उन्होंने अपने टिकटों को बेचकर जो है तो पैसे कमाकर जो है तो ये काम किया था। 2019 के अंदर मेरे कायद का हुक्म था कि आप इलेक्शन लड़िए, जबकि शिवसेना और बीजेपी दोनों एक साथ लड़ रहे थे। तो उस वक्त कुछ उम्मीदवारों ने उस वक्त अपना फॉर्म वापस लेकर आज ये दुहाई दे रहे हैं कि हमने इत्तेहाद की खातिर अपने आप को वापस लिया। नहीं मेरे भाई, मेरे कायद का हुक्म था
और मैं कूद पड़ा था। मैंने ये नहीं देखा क्या इसके अंदर जीत होगी या हार होगी, क्योंकि जीत और हार के फैसले अल्लाह करता है। ये जो आज आपके बीच में बहुत सारे लोग आकर दावे कर रहे हैं, तो ये इनके खोखले दावे हैं। ये जीतने के लिए नहीं, ये किसी को हराने के लिए खड़े, और ख़ास टारगेट उनका जो है तो ये इत्तेहाद को तोड़ना है। इनको पता है कि औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर ख़त्म किया जाए तो ये हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर इनका नाम और निशान नहीं रहेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, मेरे कायदे मोहतरम की दिन और रात की जद्दोजहद यही है कि आपके बीच में से, जैसा मैं एक छोटा सा सिपाही आपके बीच में आकर आज एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूं, कभी हमारे नौजवानों ने सोचा नहीं था कि हम सियासत में आकर एमएलए जैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही मेरे कायदे मोहतरम है जिन्होंने ये चिंगारी को आह्वा दी है और कहा कि आप लोग अगर सियासी मैदान अमल में आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं आप तमाम लोगों से फिर से एक मर्तबा गुजारिश करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे और अपने इत्तेहाद को कायम रखे, दायम रखे, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो तो मजलिस का ये जो गढ़ कहलाता है औरंगाबाद, इसको कायम रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं जिस शख्स को आप लोग सुनने के लिए बेचैन हैं, जाहिर सी बात है कि उनका ज़ोरदार इस्तकबाल भी होना चाहिए। और अब मैं इस्तकबाल के लिए अजहर पठान, मुशू पटेल, शफीक पटेल और तमाम हरसुल वासियों की तरफ से इन नौजवानों ने जो इस्तकबाल का यहाँ एहतमाम किया है, इरफान पटेल, इनको दावत देता हूँ कि वो आए। तैयब पटेल साहब और हमारे कायदे मोहतरम का ज़ोरदार इस्तकबाल करे। अयूब चेयरमैन साहब, हाजी अब्दुल सत्तार साहब, तमाम हरसुल वासियों से जो स्टेज पे मौजूद है। माजिद पटेल साहब, आप भी आगे आए, मुझे नाम लेने की जहमत गवार, आप आए प्लीज। तमाम हरसुल वासियों के जो जिम्मेदारान हैं वो आगे आए। हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे अदबन दरखास्त है कि वो पीछे हटे। बेटा आगे जाओ। ऐसा नहीं, जोरदार नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ फटो, इधर से हटो। हरसुल के जो सीनियर लोग हैं उनको आगे आने दे प्लीज। हरसुल के सीनियर लोगों को आगे आने दे। अब्दुल सत्तार साहब आगे जाएं। हाजी साहब आप भी आगे आए। तैयब पटेल साहब आगे जाएं। तैयब साहब आगे जाएं। अजहर नाना को उनको आगे भेजो। शफीक बेटा उधर से सीनियर को ले लो। अब आपके रशीद पटेल साहब अब आए प्लीज, नाम लेने की जरूरत ना रखे, सीनियर जो लोग आगे आए। तैयब भाई को बोला ना आगे जाओ। तैयब भाई आगे जाओ। चलिए तमाम पटेल मंडली, तमाम हरसुल वासियों की तरफ जोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। अब जाहिर सी बात है कि हम और आप जिन्हें सुनने के लिए यहां जमा हुए हैं, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हमारे कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को माइक पर दावत देता हूं। कौन आया, कौन आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन और मेरे रुफ़क़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हाजी सत्तार पटेल साहब, अयूब चेयरमैन साहब, अजहर पठान साहब,
समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, मुशू पटेल साहब, शफीक पटेल साहब, तैयब पटेल साहब, शकील सिद्दीकी साहब, समद पटेल साहब, जनाब प्रभाकर पारदे साहब, कलीम पटेल साहब, जनाब विकास इटके साहब, माजिद पठान साहब, काका साहब काटके साहब, कुनाल कराज साहब, हैदराबाद के सीनियर मजलिसी रुकन वो रुकने बल्दिया सलीम बेग साहब, सीनियर मजलिसी क़ायद जनाब मंसूर खां साहब, सफ़ीउद्दीन शफ़ी साहब, असरार साहब, वहीदुज़्ज़मा साहब, असगर जैदी साहब, मोहतरमा फलक साहिबा, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हरसोल की इस तारीख़ी मुकाम से मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे से आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर बोलने का मौका मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनायत फरमाया। मैं सबसे पहले इस सरज़मीन के उन मशहूर व मारूफ लोगों को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ जो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि यासीन पटेल साहब और करीम पटेल साहब को, इन मरूमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मग़फ़रत करे, इनकी ख़बरों को कुशादा फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुबह क़यामत तक जनाब यासीन पटेल और करीम पटेल मरहूम साहब की तरह यहाँ पर हज़ारों ऐसे लोगों को अल्लाह उनका नेमल बदल बनाकर पैदा करे ताकि वो इखलास के साथ इस सरज़मीन पर बसने वाले अवाम की रहबरी, उनकी सरपरस्ती और उनकी मदद कर सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद सेंट्रल से दोबारा जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया। आप ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र के इस असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 उम्मीदवारों को इस विधानसभा के इलेक्शन में उतारा। यकीनन ये हमारे लिए एक आसान फ़ैसला नहीं था, ख़ास तौर से हमारे छोटे भाई समीर साहब के लिए, उनके लिए भी बड़ा ये सख्त तकलीफ़ दे बात थी कि वो भी ख्वाहिशमंद थे, मुझसे मिले, मैंने उनको हैदराबाद आने की दावत दी और मेरी उनसे बातचीत भी हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक पाबंद डिसिप्लिन सिपाही की तरह बड़े कुशादा दिल के साथ जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को जो मजलिस ने उम्मीदवार बनाया उसको कबूल किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा ज़रूर अल्लाह जनाब समीर साहब को एक मौका देगा ताकि वो आवाम की अच्छी तरीक़े से खिदमत कर सकें। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि समीर साहब ने जो मोहब्बत का मुज़ाहरा किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि मजलिस के जो मुखालिफिन है वो दरहकीकत मजलिस के मुखालिफिन से ज़्यादा वो औरंगाबाद के दुश्मन हैं। वो ये नहीं देख सकते कि बरसों के बाद यहाँ पर एक सियासी इत्तेहाद के मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, इसीलिए उनको ये लगता है कि जब तक मजलिस औरंगाबाद से ताकतवर रहेगी इन तमाम मुखालिफिन की इनफरादी दुकान नहीं चमकेगी। मगर मैं समीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इन तमाम मुखालिफिन, मुनाफिकीन और ये जो इबलीस के एजेंट बनकर हमारे इस तारीख़ी शहर के गली कूचों में फिरते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे इस इत्तेहाद के खिले को कमज़ोर कर दिया जाए। मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कहना कि लातूर से भी मोहम्मद अली हमारे जमात के सदर ख्वाहिशमंद थे
अमरावती से हमारे सदर साहब किसी एक उम्मीदवार को लाए थे, वो काबिल भी थे, मगर मजलिस ने एक फ़ैसला लिया और हमने सिर्फ 16 उम्मीदवार महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में खड़ा किए। नांदेड़ में भी लोग बहुत ख्वाहिशमंद थे, जनाब मोइन साहब और फिरोज़ लाला भी, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़ैसला लिया कि हम नॉर्थ नांदेड़ से मुकाबला नहीं करेंगे। फिर साउथ से हम जनाब मोइन साहब के हक़ में फ़ैसला हुआ, तो ज़ाहिर है वहाँ पर साबिर चाउश को भी थोड़ा तकलीफ़, इंसान है, ख्वाहिशमंद है। तो ये चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब जमात का फ़ैसला होता है तो जो जमात के ज़िम्मेदार होते हैं वो पाबंद, डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, और उन तमाम ने इस मजलिस के फ़ैसले को कबूल किया। मैं इनका दिल की गहराइयों से तमाम मजलिस के उन तमाम अराकीन का जिन्होंने मजलिस के इस फ़ैसले को कबूल किया, यकीनन इंसान है, हर एक की ख्वाहिश होती है, मगर मजलिस ने एक सियासी हकीकत को सामने रख कर फ़ैसला लिया, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इससे जमात और मजबूत होगी। और जिन हजरात को मौका नहीं मिला, मुझे यकीन है कि आने वाले मुस्तक़बिल में इनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर इससे ज़्यादा मजलिस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अल्लाह उनको मौका देगा और वो अच्छी तरह से अवाम की खिदमत भी करेंगे। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि परभनी में मजलिस ने किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया। ये जो साहब खड़े हैं, मैंने उनको फ़ोन कर कर कहा कि आपको बी फॉर्म नहीं दिया गया था, मगर इसके बावजूद भी आपने कैसे वो बी फॉर्म हासिल किया। तो खैर अब पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, अब जब FSL की रिपोर्ट आएगी तो शायद उनको जेल को भी जाना पड़े। मैंने खुद उनसे कहा था कि तुम मत लड़ो, तुम्हारे पास जो तुम फॉर्म दाखिल करे वो गलत है। तो खैर अब मैं ये बात अवामी तौर पर वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग समझते कि इम्तियाज़ जलील साहब फैसला करते, नहीं करते। इम्तियाज़ जलील साहब फैसला, इम्तियाज़ जलील साहब से मशवरा करते, हर आदमी से मशवरा करते। फैसला असदुद्दीन ओवैसी मशवरे के बाद लेता है। तो बहुत से लोगों को ये हमारे मुखालिफिन को ये है, नहीं इम्तियाज़ कर रहा। मेरे को इम्तियाज़ से कुछ भी नहीं है, मेरे को इम्तियाज़ से मुखालिफत है। सदर साहब मेरे लिए अच्छे हैं। मेरे भाई, तुम बाप को गाली नहीं देंगे, बेटे को देंगे तो बाप मुस्कुराएगा। आप किसी एक ताकतवर खूबसूरत घर आपने तामीर किया मजलिस का यहां पर औरंगाबाद में, बड़ी शानदार इमारत आपने खड़ा की। इसमें हमारे बुजुर्गों की, नौजवानों की, माँ और बहनों की कुर्बानियां हैं। अब जब हमारी इमारत मजबूत होते जा रही तो इस इमारत पर आकर कोई पत्थर फेंक रहा है, नहीं मेरे को सदर साहब से कुछ नहीं, इमारत पे पत्थर फेंक रहा हूं मैं, ये कैसे हो सकता है? तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, ये एक ताकतवर इमारत की बुनियाद आपने रखी, और सरजमीन तेलंगाना के बाद अगर कोई ताकतवर जगह मजलिस की है तो ये औरंगाबाद की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इंतखाबात की बात होगी। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो खैर अभी 9:12 हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 नवंबर के दिन इंतखाबात की रायदही का दिन है, और सेंट्रल में नासिर सिद्दीकी साहब का नाम मशीन में 12वें नंबर पर है, और ईस्ट में इम्तियाज़ जलील साहब का मशीन में नंबर 6 नंबर पर है। तो मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से
नौजवानों से, तमाम औरंगाबाद के वोटर से अपील कर रहा हूं कि इन दोनों असेंबली हल्के जात से आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके आप यहां से उनको अपना एमएलए बनाइए, ताकि वो महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बन सके। देखिए, ताकतवर और कमजोर में फर्क होता है। ताकतवर ये बोलता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा। नासिर सिद्दीकी बोल रहे हैं मैं इलेक्शन जीतूंगा, ये ताकतवर बोल रहा है। समीर बोल रहा है कि मेरे को टिकट नहीं मिला, वक्तिया तौर पे तकलीफ हुई, मगर मेरी जमात जीतेगी। इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं कि मैं सेंट्रल से एमएलए था, अल्लाह ने और आपने मुझे कामयाब किया, फिर मुझे अल्लाह और यहां की आवाम ने मुझे एमपी बनाया, फिर अल्लाह का फैसला हुआ, मैं कामयाब नहीं हुआ। ये तमाम मुखालिफिन और मुनाफिकीन की साजिशों की वजह से मैं अब फिर जमात ने मुझे मौका दिया, इससे मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अब जो कमजोर होता है वो क्या बोलता है, मैं जीतूंगा नहीं, मैं इसको हराऊंगा। समझे आप? जीतने वाला क्या बोलता, मैं जीतूंगा। जो कमजोर होता है जहनी तौर पर भी, किरदार के तौर पर भी, वो कहता है नहीं, मैं इसको हराऊंगा। तो ये जो बीजेपी आरएसएस की साजिश ये है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है। समझे ना? समझे नहीं समझे? हाँ, देखो बच्चा समझ गया। तू बहुत बड़ा लीडर बनेगा इंशाअल्लाह औरंगाबाद में। तो बीजेपी ने 100 ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है। तो मोदी की साजिश यह है कि ये 100-200 ले ले, ये 100-200 ले ले तो वहां पर उनको कामयाबी मिल जाएगी, वोट आपका और हमारा डिवाइड होगा। मगर मैं इन तमाम 100 लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप इस शहर को कमजोर करके रात में कैसे सो सकेंगे अपने घर में, बताओ मेरे को। आप इस शहर को और कमजोर करके कैसे आप अपनी जमीर को जिंदा रख पाएंगे? आप का नाम कुछ और है, मगर आप काम किसका कर रहे हैं देख लो। आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आप हराने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी पूरी सोच यह है कि मोदी जीते, मजलिस ना जीते, कोई भी जीते मगर मजलिस ना जीते। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, ये शहर सबका है। तुम अपना जमीर को कैसे जिंदा रखोगे? तुमको रात में नींद कैसे आएगी अगर तुम ये जो काम करने जा रहे हो? तो मेरी आप तमाम से अपील है कि ये जो कमजोर लोग खड़े हैं, इनको एक वोट भी मत दीजिए। देखिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 20 साल के बाद इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली की पार्लियामेंट में गया तो महाराष्ट्र की सियासत में एक हलचल आई, एक जलजला आया। मगर जब 2024 का चुनाव आया तो सब मिलकर इम्तियाज जलील को हराने में लग गए। मेरी आपसे गुजारिश है, कैसा उन्होंने क्या? नहीं जीतता ही नहीं, कंफ्यूजन पैदा कर दिए लोगों के दिलों में, जाकर एक फुला पैदा कर दिए, कैलकुलेशन है, ये है वो है। अभी भी ये लोग क्या करेंगे? जैसा 20 तारीख को पोलिंग है, ये 15 तारीख से ये इबलीस की औलाद आकर बोलेगी, ये इबलीस की औलाद आके बोलेगी, अरे कैसा जीतते जी, कैसा जीतते। फिर और एक उनमें बीमारी लेके आते, इन
गवर्नमेंट बनाते क्या इन्हों सरकार तो नहीं बनाते, उन्हों बनाते, उनको तो भी वोट दिए तो फायदा होता। मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास है। तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से देके जा रहा हूं यहां पे। और वो इंजेक्शन ये है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक, जब आप में इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत होगा तो ये जो लोग 15 तारीख से शुरू कर देंगे वायरस फैलाना, इन्हों जीतते क्या, इन्हों सरकार बनाते क्या? अरे जालिमों, तुम जिसके नाम पर जो जो सौदे करे हो मैं जानता हूं। तुम्हारी एक एक चीज को अगर बयान कर दूंगा ना तो तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि तुम 15 तारीख से जो काम करना चाहते, मैं तुमको पूछ रहा हूं, ये 5 साल में पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उद्धव ठाकरे बने, शरद पवार उनके साथ, कांग्रेस उनके पास, गवर्नमेंट गिरी, शिंदे बने, फडणवीस बने, अजीत पवार बने। अब बताओ तुम क्या कर रहे थे? अब 15 तारीख से शुरू करेंगे ये वायरस फैलाना, कोविड के जैसा, कोविड के जैसा फैलाएंगे। इन्हें सरकार बनाते क्या? इनका जवाब यही है, जवाब के पास आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत रहेगा। यही इस वायरस का जवाब है। ये जो यही खड़े हैं कि इनको जीतने का मतलब मकसद नहीं है, नासिर ना जीते, इम्तियाज ना जीते, कोई नहीं जीतना, इनको हराना और अपनी दुकान को चमकाना, क्योंकि ये मजलिस को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये आपका इत्तेहाद है, ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी ताकत है कि बरसों के बाद आपने अपनी वोट की अहमियत को समझा, आप में एक सियासी शऊर बेदार हुआ। ये इस बात को पसंद नहीं करते कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बकवास बकने की कोशिश किया। हम बार बार बोलते हैं उन्हें गुस्ताखी किया। नहीं मेरे भाई, अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूकने वाले के चेहरे पर गिरता है, आसमान पर नहीं गिरता। अगर कोई बोलेगा कि मैं चांद को पत्थर मार के तोड़ दूंगा, तो चांद पर नहीं जाता पत्थर, वापिस उसके पास आके गिरता। मगर दुनिया ये समझ रही थी कि सिर्फ बयान देकर खामोश हो जाएंगे। मगर एक मजलिस का एक सिपाही है और रहेगा जिसने दुनिया को बता दिया कि जालिमों ने, मुनाफिकीन ने तमाम मिलकर मुझे औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से जीतने नहीं दिए। मगर मैं एमपी नहीं था, मगर मैंने अपने आका की गुलामी का सबूत इस बात पर दिया कि मैं एमपी रहूं या ना रहूं, मेरे जीने का मकसद यह है कि किसी भी मजहबी रहनुमा के ऊपर कोई बकवास नहीं कर सकता। इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि बंबई में जुलूस तक जाएंगे, गाड़ियों की जुलूस पे जाएंगे, तो ये वायरस फैलाने वाले बोल दिए। क्या होगा, इसको पुलिस रोक लेती, ऐसा ही ड्रामा कर रहा है इन्हें। ये वायरस फैलाने वाले हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियतों के पास पहुंच गए। अरे जरा असदुद्दीन साहब को समझाइए। तो खैर वो लोग मेरे को ही बताए, मैंने कहा हजरत इम्तियाज जलील खाली मशवरा देते, फैसला मेरा है, एक बार फैसला हो गया तो वापस नहीं लिया जा सकता। फिर वो लोग मेरे को कांटेक्ट किए, अजी साहब दंगा हो जाएगा। मेरा दंगा होगा? कैसे दंगा होगा बताओ? नहीं दंगा हो सकता, मैं कह रहा हूं नहीं होगा। अरे आपको क्या है, आप हैदराबाद में बैठे। मेरा हजरत हैदराबाद में बैठा हूं, दिल औरंगाबाद की जनता को देकर आया हूं। फिर मेरे को बोले अब क्या है कि आप जो चाहे कर लो। मेरा आपसे कौन पूछ रहे, मैं करना चाह रहा हूं, आपको क्या करना है? जो चाहे करेंगे। इम्तियाज जलील जुलूस निकालने के उस दिन मेरे को फोन करे, असद भाई
बड़ी बड़ी पुलिस के लोग आके मेरे को बोल रहे नको निकलो। मैंने कहा इम्तियाज साहब, आप ये बोले ना कि आप बंबई जाके बंबई के होम मिनिस्टर को महाराष्ट्र के एक मेजर देंगे कि उस शख्स को गिरफ्तार करो, उस पर कानूनी कार्रवाई करो, तो आप उनको बोलो तुम मेरे को बंबई जाने मत दो, अमित शाह यहां पे है, मैं यहां जाके इनसे मिल लेता हूं। तो पुलिस के लोग बोले अम्मा, इन्हें तो नमाज कम कराने गए तो हमारे गले में ज़कात सदका रोजे भी डाल दे रहा। तो बोले नहीं आप चले जाओ, शाह साहब को डिस्टर्ब मत करो। इसको सियासत बोलते प्यारे, ये कमजोर लोग नहीं समझ सकते। खैर जुलूस निकला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लाखों बार सलाम करता हूं तमाम फर्जंदाने तौहीद को, जो नहीं मालूम मराठवाड़ा से वेस्टर्न महाराष्ट्र से कहां से आए, जो दुनिया ये समझ रही थी कि नहीं सिर्फ 100 गाड़ियां निकलेंगी। दुनिया ने देख लिया कि नामूस रिसालत के मसले पर अगर किसी ने आवाज उठाई, एहतजाज किया, तो उसका नाम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मेरे भाई जुलूस निकल गया। अब ये वायरस, कोविड के वायरस वालों को परेशानी शुरू हो गई। अम्मा, ये नया काम कर दिया इन्हें। अब इनको समझ में नहीं आया। अच्छा, ये जितने खड़े हुए हैं ना मजलिस के खिलाफ, जिनके नाम उर्दू से शुरू होते, जो नासिर के खिलाफ, इम्तियाज के खिलाफ खड़े हुए, इनसे पूछो जाके, वो गाड़ियों के जुलूस में तू एक गाड़ी दिया क्या? एक गाड़ी तो देना था। कोई गाड़ी तो छोड़ो, ये निकले भी नहीं घर से अपने। अरे जब तुम एक गाड़ी नहीं दे सकते, तुम एक दमड़ी नहीं दे सकते, तो तुम इस गयूर सरजमीन पर बसने वाले फर्जंदाने तौहीद और आशिक रसूल की ओर तुम कैसा मांग सकते? बताओ मेरे को, किस मुंह से तुम वोट मांगने निकले हो? हां, तुम्हारे पप्पा मोदी है, पप्पा जी का ऑर्डर हुआ, बोले नाम डाल दे प्यारे, तो आप फौरन अपने मालिक को खुश करने के लिए ये 90 लोग पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम डाल दिए, इस उम्मीद पर कि चंदे में कम से कम 100 वोट तो मिल जाएंगे। चंदे में कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा भी मजलिस को वोट देगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देख लेना मेरी इस बात को। तुम अपने घर में क्या हो रहा नहीं जानते हो, तुम्हारी औलाद क्या कह रही है मुझसे मैं जानता हूं, मगर तुम खड़े होकर सिर्फ बीजेपी को और मजलिस के मुखालिफिन को कामयाब करना चाहती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज जलील को नहीं, नासिर सिद्दीकी को मत देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को मत देखिए, अपनी इस इमारत को देखिए जिसको आपने औरंगाबाद में तामीर किया। और याद रखिए, यह इमारत और ताकतवर बनाना है उसको। उस इमारत को आपको अपनी मेहनतों से आपने तामीर शुरू की, उसकी बुनियादों में आपके आंसू हैं, उसकी बुनियादों में आपका खून है, उसकी बुनियादों में हमारे आने वाली नस्लों के ख्वाबों को पूरा करना है। और याद रखो, इस देश की हकीकत यह है हमारे वतन अजीज की, कि जिसकी आवाज सियासी आवाज होगी उसी को सुना जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम अकलियत हो, चाहे वो मराठा हो। अगर आपका नेता होगा तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। मैं सलाम करता हूं मराठों को जिन्होंने जरंगे पाटिल को अपना नेता माना। एक दुबला पतला शख्स रातों की नींद हराम करके रख दिया मोदी की, रातों की नींद हराम करके रख दिया। अब मोदी अपने भाषण में क्या बोल रहे कि बैकवर्ड क्लासों को डिवाइड किया जा रहा है। तो मोदी भी अब एक पोजीशन ले लिए जरांगे पाटिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां बीजेपी का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में आप देख लिए। औरंगाबाद में पर कैपिटा महाराष्ट्र में इनकम कितना है? जो औरंगाबाद जिले का जो पर कैपिटा इनकम है
वो रियासत के पर कैपिटा इनकम से कम है। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी का तनासुब यानी परसेंटेज 3.3% है। महाराष्ट्र के शहरों में बेरोजगारी 5% है। देही इलाकों में, गांव में 4% बेरोजगारी है। बल्कि ILO का एक सर्वे कहता है कि महाराष्ट्र में 15% बेरोजगारी है। और फिर आप देखते हैं कि इस शहर से कितनी नाइंसाफी उद्धव ठाकरे ने भी और शिंदे और मोदी ने की। उन्होंने ऐलान किया था कि 2023 में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा यहां पर, मगर टेक्सटाइल पार्क को लेकर चले गए अमरावती। महाराष्ट्र एक जमाने में इंडस्ट्रियल स्टेट था। यहां के तमाम इंडस्ट्रीज गुजरात को चले जा रहे हैं। क्या शिंदे, क्या फडणवीस, क्या उद्धव ठाकरे आपको दिख नहीं रहा है कि एक टाटा एयरबस, वेदांता फॉक्सकॉन, ये दोनों को मिलाए तो 1,80,000 करोड़ के बराबर प्रोजेक्ट थे। गुजरात को चले गए क्योंकि मोदी जी बोले मैं भाषण दूंगा महाराष्ट्र में आकर, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करूंगा, वोट हासिल कर लूंगा, मगर मैं पैसा गुजरात को लेकर जाऊंगा। फिर आप महाराष्ट्र की इकोनॉमी देख लीजिए। 2014-19 में 6% ग्रोथ थी। 2019 और 24 में सिर्फ 4.5%। इस साल इकोनॉमी सिर्फ 5.6, मगर आप इन्फ्लेशन को अगर आप ले लिए तो 0.4% बढ़ा। आज भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी बड़ा भाषण दिए, उस पर भी आता हूं जरा उस पर। महाराष्ट्र में 2023 में 2850 किसानों ने खुदकुशी कर ली। मैं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, शिंदे से, फडणवीस से कह रहा हूं, तुम एक खुदकुशी करने वाले किसान के घर को क्यों नहीं गए? तुम बड़े बड़े भाषण देते हो, लंबी लंबी झूठ बोलते हो। महाराष्ट्र में 2023 में 2850 किसानों ने खुदकुशी कर ली। खुद इस डिवीजन में इस साल 2024 के 6 महीने में 430 किसानों ने खुदकुशी कर ली। अरे ये जो उम्मीदवार नासिर के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार वेस्ट औरंगाबाद से खड़ा है, अरे 6 महीने में इस डिवीजन में 430 किसानों ने खुदकुशी कर ली। अगर वो किसान जो खुदकुशी किया तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार होता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? तुमको क्या मोहब्बत किसानों से? फिर आप देख लो महाराष्ट्र में, एक जमाने में महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई होती थी, ज्यादा होती थी। अब महाराष्ट्र में चावल, वीट, धान, ये सब खाली 1/3 हो गई। आंध्रा, हरियाणा, तेलंगाना इससे ज्यादा पैदा करता है। अब बोलो मोदी, बोलो शिंदे, बोलो फडणवीस इस बारे में नहीं बोलेंगे। फिर महाराष्ट्र में जो जमीन है, जो जिरात की फार्म साइज है, बहुत छोटा है। 73% लैंड होल्डिंग जो 1 हेक्टर पर है, 1 हेक्टर पर है। फिर आप देखिए मोदी आकर बड़ा बड़ा भाषण देकर गए। महाराष्ट्र में 2023 में सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग दंगों में पकड़े गए 2022 में। महाराष्ट्र का बजट आप देख लो, एग्रीकल्चर में 15% कम कर दिया गया, सेहत और फैमिली वेलफेयर में 9% कम कर दिया गया, शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट में 27% कम कर दिया गया। और उसका नतीजा क्या निकला
कि यहां पर पीने का पानी नहीं है औरंगाबाद। मोदी जी आएंगे औरंगाबाद को तो नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर को जहां ये कचरा डाल रहे ना वहां उतारना, तुम वहां अपने हेलीकॉप्टर को उतार के बगैर नाक को हाथ लगाए मोदी जी आप आना यहां पे। यहां बैठे तो बो आ रही है और बोल रहे हम सब चीज कर दिए, हम आसमान से तारे तोड़ के लाए, कुछ नहीं हुआ। फिर आप देखिए SC ST OBC माइनॉरिटी के बजट को कम कर दिया गया। और आपको मालूम हर साल महाराष्ट्र में करीब 60,000 करोड़ रुपए खाली इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया जाता है वो महाराष्ट्र की सरकार देती है। जो कर्जा लिया गया करीब 60,000 करोड़ सालाना दिए जाते हैं। अच्छा, ये शिंदे बोल रहे मैं लाडली बहना दिया, अच्छा किए, जेब से दिए, घर का पैसा है तुम्हारे, पब्लिक का पैसा है। जिसको मिला बहुत अच्छा है, जिसको मिला मिलके भी आप किसको बटन दबाएंगे? हमारी मां और बहनें भी ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आपको मिले 1500 रुपये तो बोलना थैंक यू बट वील वोट फॉर MIM ओनली। इन्होंने अपने जेब से दे रहे क्या? 60 साल से नाइंसाफी करे, मिला अच्छा है और मिलना था। अच्छा, अब ये मैं सुना कि बाज लोग बांट रहे भी मिठाई, ए तो आना चलना, ये मेरे पद यात्रा में चल। अच्छा, कोई टून भी है तो बोले तो आके बैठ मेरे जलसे में, तेरे को इतने पैसे लो, मिठाई खाओ। इनका ने बहुत आया मोदी के पास से, मिठाई खाओ बोल रहा हूं मैं। अब मिठाई गुलाब जामुन भी हो सकती, जो दे रहे खाओ, छोड़ो मत, यही मौका है खींचने का। फिर आप देखो माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 975 करोड़। अब ये लोग बोलते अरे मंजलिस के साथ जीत गए तो क्या कर लिए रे तेलंगाना में, क्या कर लिए वहां तेलंगाना में? यहां पर महाराष्ट्र का वजारत अखिलती बहबूद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट 975 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 3000 करोड़ रुपये। ये ताकत होती है सियासी ताकत, ये कमजोर नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जो हॉस्टल बनाना था हमारी बच्चियों के लिए शहरों में, उसमें भी शिंदे पैसे कम कर दिए। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। 22 साल MP थे खैरे साहब, कुछ नहीं करते थे। और फिर इम्तियाज जलील को हराने में सबसे बड़ा रोल ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं उन लोगों का रहा। वोट कितना लिए वो लोग? ये वायरस फैलाने वाले आए थे उस वक्त भी, अरे इन्हें एक जीता तो क्या होता। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ भारत की पार्लियामेंट में होता तो वक्फ बिल को पास करने में मोदी को बड़ी मुश्किल पेश आती। अगर अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते किशनगंज से तो वक्फ बिल लाया नहीं जाता था पार्लियामेंट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि मुझे आपने अकेला कर दिया भारत की लोकसभा में, मगर खुदा के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको नासिर सिद्दीकी को और इम्तियाज जलील को यहां से कामयाब करके भिजाना है। ठीक है, मैं अकेला पहले भी था, अल्लाह ने मेरी मदद की और आज भी अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के तौफैल मदद करता रहेगा। मगर मेरे भाई, जमात की आवाज, आपके शहर की आवाज कौन हो सकता मेरे को बताओ? जो कचरे का ढेर लगा दिया रसूल में, जो पीने के पानी के लिए वो लोगों को तरसाते हैं, जो हम महले जात में गंदगी को फैला दिया गया। इम्तियाज जलील कोर्ट को गया दवाखानों में भर्ती करने के लिए, कामयाब हुआ।
इम्तियाज जलील औरंगाबाद के गरीबों के पीएमएवाई के घरों के लिए कोर्ट को गया? क्या मुसलमानों के लिए गया? नहीं, औरंगाबाद के गरीबों के लिए इम्तियाज जलील गया था। ये लोग आपके सामने कुछ नहीं करेंगे। फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 साल के बाद एक एमपी जीत कर आया। इन तमाम कमजोरों ने मिलकर इम्तियाज जलील को शिकस्त दी। इनका एक ही मकसद है, नासिर नहीं जीतना, इम्तियाज नहीं जीतना, कोई और जीत जाए। मेरे भाई याद रखो, महाराष्ट्र की विधानसभा में आपकी आवाज नासिर सिद्दीकी हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। इससे इम्तियाज जलील कामयाब होगा तो गरीबों की आवाज इम्तियाज जलील होगा। फिर आप देखते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला, मोदी ने बोला, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये मीडिया वाले मेरे पीछे आ गए दोपहर में, इन भाई देखो जिनके सर पे कम बाल है मगर अपने भाई है। आई लव यू, मैं पूरों से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने बोले, अरे बोलो ना भाई, उन्होंने बोले। मैं बोला शाम में, इस उम्मीद पर बोल रहा हूं कि बाद में नान खलिया आप खिलाएंगे मेरे को। मोदी बोले एक है तो सेफ है। अब इसका जवाब क्या है मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक है तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा, तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब ये है। मजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा? और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था? किसको बेघर कर दिया गया था? इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते एक है तो सेफ है।
मोदी जी वो इतने 4 साल से चीन जो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अब कल से भाजपा वाले बोलेंगे ए ओवैसी क्या बोल रहा है, डेप्सांग डेमचाक पोंगसांग सू में चीन पीछे हट गया। चीन पीछे हट गया, अब वहां पे बर्फ है, 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम नहीं जा सकते। मैंने नहीं कहा, लद्दाख की एसपी ने कहा, मोहतरमा ने कहा। तुमने डेमचाक डेमसांग में बफर जोन बना दिए। क्यों बनाए तुम बफर जोन? किसी के बाप की जमीन नहीं, भारत की जमीन है वो। तुमने डेमसाक डेमचाक लद्दाख का नाम लेकर तुमने चाइना को अरुणाचल प्रदेश में यांगजी में वहां पर पेट्रोलिंग राइट्स दे दिए। कहां अरुणाचल, कहां लद्दाख? और इसी पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने खड़े होकर अरुणाचल प्रदेश के यांगसी के बारे में कहा था, चाइना यूनिलैटरली हमारे बॉर्डर को बदलना चाहता है। आज मोदी चाइना को अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के राइट्स दे दिए। और फिर मोदी क्या समझते कि जो मेरे को मान लिया उन्हें देशभक्त है, जो नहीं माना उन्हें देशभक्त नहीं है। मैं आपको नहीं मानता मोदी जी, क्या करेंगे आप? मैं देशभक्त हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारे को, मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। मैं तुम्हारे साथ जब तक जिंदा हूं तुम्हारे से खिलाफ लड़ता था, लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों के दिलों को तोड़ती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों की नफरत की दीवारों को उठाती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी सोच और फिक्र को जो भारत को कमजोर करना चाहती। मगर मोदी क्या बोलते, मेरी तारीफ करो, तुम देशभक्त हो। और बाय द वे चाइना मोदी का दोस्त हो चुका है आजकल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज नासर के खिलाफ भी कैंडिडेट है। कौन है उन्होंने? क्या शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे, सॉरी 2 शिवसेना हो गए, दोनों मिलके घी चाट रहे। एक घी खा लिए, एक चाट रहे। किसने CAA बिल की तायीद की थी पार्लियामेंट में? किसने NRC की तायीद की थी? किसने ट्रिपल तलाक की तायीद की थी? किसने UAPA के कानून की तायीद की थी? किसने, जब वक्फ बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, मैं देखा हूं। कोई उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, पूरे बाहर चले गए। जब वक्फ का बिल पेश हुआ तो कौन लड़ रहा था? उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ रहा था। और मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना औरंगाबाद के गयूर लोगों, मैं जब अकेला खड़े होकर उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ लड़ रहा था तो 2-2 बार मेरी जबान से निकल गया, इम्तियाज मियां उठो, इम्तियाज मियां उठो, मगर इम्तियाज मियां यहां बैठे थे। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। अगर ये महाराष्ट्र में कौन विधानसभा में खड़े होकर ये 100 लोग बोलेंगे
अगर ये कानून की तस्दीक कराने के लिए इस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो ये लोग उठाएंगे। ये उद्धव ठाकरे, शिंदे, बीजेपी, इनके पैसों पर बिकने वाले लोग जो जमीर बेच रहे हैं, अरे तुम औरंगाबाद को कमजोर कर रहे हो। कौन उसके खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाएगा? नासिर सिद्दीकी खड़ा हो जाएगा, इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा, फारूक शाह खड़ा हो जाएगा, मुफ्ती इस्माइल खड़े हो जाएंगे, वारिस पठान खड़ा हो जाएगा, फैयाज खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, आवाज की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। आपको फर्क महसूस करना है, एक लड़ने वाले की तरफ से और एक गाने वाले की तरफ से। ये सब गाने वाले हैं, इनको हुक्म होगा ए ऐसे राग में गा, बोलो ओवैसी के खिलाफ, तबलचियां शुरू हो गए, हारमोनियम लेके ओवैसी ये ओवैसी वो। मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है और यही वजह है कि आरएसएस नहीं चाहती कि यहां से नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। याद रखो, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? गद्दारी करने वाले बोलो, कौन थे गद्दारी करने वाले टीपू सुल्तान से? तुम्हारी जबानों को जुम्बिश दो और बोलो, कौन थे? सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन थे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद करते थे, कौन थे वो लोग? मेरे भाई, तारीख तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन जालिमों ने हमको डसा, अब असेंबली के इंतखाबात में इनको डसने मत दो। अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाओ। मजलिस कभी किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का एक सिपाही और जिम्मेदारी के तौर पर रखेगा, मैं किसी भी समुदाय का खिलाफ नहीं हूं। मैं तो दुनिया के कोने कोने में जाकर कहता हूं कि मेरा देश ऐसा है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। मेरा देश वो है जहां पर हजारों तहजीबें, कई मजाहिब के मानने वाले रहते हैं। मेरा एक ही झगड़ा है, जब सबका नेता हो सकता है तो मेरा नेता क्यों नहीं हो सकता? जब सबका आवाज हो सकती है तो मेरी आवाज क्यों नहीं हो सकती? जब सब समुदाय अपने अपने लोगों को अलग करते हैं तो मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदों को क्यों अलग नहीं कर सकता? मेरा झगड़ा एक ही है और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वक्फ बिल आपके सामने है। आपने देख लिया कि एक शिंदे की पार्टी में एक शख्स है जिसने कहा कि मस्जिद में घुस के हम मारेंगे। मेरे भाई, बताओ आप, कोई लड़ने वाला ही नहीं है। अब अगर इम्तियाज, नासिर सिद्दीकी, मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह के साथ वारिस पठान और फैयाज, ये लोग चले जाएंगे, हमारी दलित कैंडिडेट भी नागपुर में है, ये हमारे मजलिस के लोग जीत के जाएंगे, तो इसको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। मोदी जी बोलो, इसके ऊपर तुम क्या बोलते? एक है तो सेफ है। अरे ये तुम्हारी पार्टी में है तो सेफ है। तुम्हारी पार्टी का सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होगी तो तुम्हारे तमाम के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे ये अनसेफ हो जाएंगे। कानून के एतबार से, लीगली कानून इनको ऊपर काम करेगा। मगर शिंदे ने उस शख्स के साथ खड़े होकर कह दिया कि मैं इनके साथ हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। आप मजलिस के हक में बटन दबाइए। ये लोग जो खड़े हैं ना, जीतना इनका मकसद नहीं है, हराना इनका मकसद है। ये जानते हैं कि जीतने वाला इम्तियाज जलील है, जीतने वाला नासिर सिद्दीकी है। ये आपके इत्तेहाद के दुश्मन है
और ये जो बीजेपी, शिंदे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जितने उम्मीदवार हैं, बताओ तुमने औरंगाबाद के लिए क्या किया? तुम्हारे पास सत्ता थी, तुम पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके। यहां पर रोडें क्या हैं बताओ? इम्तियाज जलील ने अपने सालाना एमपी फंड से जो काम करवा सकते थे, काम को करवा दिया। मगर मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन सुबह में अपने घरों से निकलिए। नासिर सिद्दीकी का नाम मशीन में 12वें नंबर पर है, इम्तियाज जलील का नाम 6ठे नंबर पर है। और यह समझ कर वोट डालिए कि आप पार्टी को कामयाब कर रहे हैं, शख्सियतों को कामयाब नहीं कर रहे हैं। मजलिस इनफरादियत को प्रमोट नहीं करती, मजलिस शख्सियत को प्रमोट नहीं करती। अरे मैं आज जिंदा हूं, कल नहीं रहूंगा, यह हक है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या मजलिस खत्म हो जाएगी? लाखों बार खुदा ना खास्ता मजलिस रहेगी तुम्हारी वजह से। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम रहबरी करोगे, तुम भारत की पार्लियामेंट में लड़ोगे संविधान के दायरे में रहकर। तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजहब की आवाज नहीं बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे। ये मेरा ख्वाब है, इस ख्वाब को आपको जिंदा रखना है। अगर आप और हम, खुदा ना खास्ता जो गलती हमसे पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई, जिसकी बुनियाद पर हमारी कोई आवाज आज पार्लियामेंट में नहीं है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन लोगों की कोशिशें होंगी। 15 नवंबर से ये इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे, कोविड फैलाएंगे। इन्हों सत्ता में आते क्या, इन्हों जीतते क्या, उन्हें वो होता क्या? मैं इन लोगों से कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी के फैसले इस बुनियाद पर लिया हूं कि अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करता हूं। मेरी नीयत में इखलास होता है और उसके बाद हम फैसला ले लेते हैं। तुम अगर दिल और दिमाग से पूछोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा 1 + 1 = 2, दिल बोलेगा 1 + 0 = 100। कूद जा प्यारे आग में, डरने की क्या बात है। याद रखो, अपने दिल की आवाज पर फैसला करो, अपनी जिंदा जमीर पर फैसला करो। हराओ बीजेपी को, हराओ मोदी को, हराओ शिंदे को, इन तमाम पार्टीज को हराओ। अगर मंजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे, अगर मंजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे महाराष्ट्र की विधानसभा में, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करते थे, सेकुलरिज्म को ही मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल कहां जलसा है? कल गंजे शहीदा में है। मीडिया वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल आओ ना प्लीज, कल भड़काऊ भाषण होगा। हाँ, अब चला देना तुम, ओवैसी सेड दिस, ब्रेकिंग न्यूज। कल जरा आ जाओ भाई, आप भी आएंगे ना? कल आएंगे ना? साथ है ना आप लोग? तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा? ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अरे अभी नो बोलेंगे, अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। ये तो मीडिया वाले बोलेंगे ओ ऐसा काट, नो नो, पतंग, पतंग का निशान है। तो आपसे अपील है कि 20 तारीख को आपके इलाकों में सिर्फ आसमानों पर क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? पतंग को वोट देंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी गंजे शहीदा में। अस्सलाम वालेकुम।